नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित कथाकार नीरजा हेमेंद्र जी की कहानी ये वो प्रियंवदा तो नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं ऑटो के लिए खड़ी थी। पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक पड़ी। पलटकर देखा तो वो खड़ी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। प्रत्युत्तर में वह भी मुस्कुराती हुई बड़े ही अपनत्व से मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और मेरा हाल चाल पूछने लगी। मैंने भी उसका हाल चाल पूछा और बातों का आदान प्रदान होने लगा। उस दिन भी वह पूर्व की भांति खूबसूरत लग रही थी, किंतु इस खूबसूरत चेहरे के सौंदर्य के पीछे छिपी उसकी पीड़ा मेरी दृष्टि से छुप न सकी। भले ही वह उस पीड़ा को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रही थी तथा हंस हंस कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। प्रश्न जो उसके विषय में थे, उसके बच्चों के विषय में थे। उनके सकारात्मक उत्तर तो वह दे रही थी, किंतु न जाने क्यों मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। फिर भी उसे यूं हंसता मुस्कुराता देखकर मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। कुछ क्षण पश्चात ऑटो आ गया और मैं उससे जाने की अनुमति लेकर ऑटो की तरफ बढ़ने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते मैडम जी कहा। मेरा ऑटो कॉलेज की तरफ बढ़ने लगा। वह प्रियंवदा थी। जुलाई माह का यह दूसरा सप्ताह था। मेरा कॉलेज ग्रीष्मावकाश के पश्चात 1 जुलाई से खुल गया था। मैं इस समय कॉलेज जा रही थी। प्रियंवदा मेरे कॉलेज के समीप स्थित अपने घर से वापस आ रही थी। मैं मुख्य शहर से सटे हुए एक छोटे से कस्बे के सरकारी इंटर कॉलेज में अध्यापन करती हूँ। मेरा कॉलेज जहाँ पर स्थित है, वह जगह कुछ समय पूर्व छोटा सा गांव था। धीरे धीरे यह गांव विकसित होता हुआ एक कस्बे के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। इस क्षेत्र के शीघ्र विकास की एक वजह यह भी है कि यह शहर से सटा हुआ क्षेत्र है। लगभग 9 वर्ष पूर्व जब मेरी नियुक्ति इस गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में हुई थी, तब यह अत्यंत पिछड़ा हुआ गांव था। न पक्की सड़कें थीं, न यहाँ बिजली थी। मकान भी इतनी अधिक संख्या में नहीं थे। जो कुछ थे वो कच्चे पक्के थे। हर तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कों व पगडंडियों के किनारे आम, महुआ, शीशम, गुलमोहर, अमलतास के वृक्ष लहराते दृष्टिगोचर होते थे। दूर दूर तक प्राकृतिक सौंदर्य विस्तृत था। देखते देखते इस गांव का शहरीकरण होने लगा, या यूं कहें कि शहर इस गांव तक विस्तृत हो गया। कारण यह था कि ये गांव शहर के निकट स्थित था। लोग जमीनों की तलाश में गांव तक आ गए। कुछ ही वर्षों में यह गांव न रहकर शहर में तब्दील हो गया। यहाँ के बाग, खेत, जमीनें सब प्लाटों में बंटने लगे। वृक्ष कट गए। उनके स्थान पर कंक्रीट के जंगल उगने लगे। पक्की सड़कें, बिजली, पानी, निजी स्कूल, अस्पताल की सुविधा गांव तक आ गई। लोगों के खेत बिल्डरों द्वारा खरीदे जाने लगे। धीरे धीरे यहाँ की जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी। किसान व खेतिहर लोग जमीनें बेचकर संपन्न होने लगे। गांव में बिल्डरों द्वारा प्लॉटिंग करके वैध अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जाने लगा। गांव के लोग संपन्न हुए तो उनके घर भी पक्के हो गए। अधिसंख्य घरों में बिजली, टीवी, फ्रिज इत्यादि ऐशो आराम की चीजें आ गईं। पहले इस गांव में पिछड़ी व दलित वर्ग के लोगों की आबादी थी। शहरीकरण के कारण अन्य वर्ग के लोग भी आकर रहने लगे। मुझे भली भांति स्मरण है वो दिन जब मेरे कॉलेज से चंद कदम दूर स्थित एक खाली पड़े प्लॉट पर भवन का निर्माण होने लगा। देखते देखते कुछ ही महीनों में एक बड़ा सा मकान बनकर खड़ा हो गया। उस मकान में रहने हेतु घर के लोग भी आ गए, क्योंकि घर की छत पर कपड़े सूखते दिखने लगे। यह तो गांव की एक सामान्य सी बात थी। मुख्य शहर से मात्र 10-12 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव का शहरीकरण होने के कारण तीव्र गति से होते जा रहे पक्के मकानों के निर्माण में एक घर प्रियंवदा का भी निर्मित हो गया। प्रियंवदा के डॉक्टर पति की डिस्पेंसरी भी
उसी गांव के मुख्य सड़क पर खुल गई थी। मैं, या यूं कहें कि मेरे कॉलेज के अन्य सहकर्मियों ने भी प्रियंवदा के पति और उसके 2 बच्चों के अतिरिक्त घर के किसी अन्य सदस्य को अब तक नहीं देखा था। यद्यपि इन सबको यहाँ रहते हुए 4-5 वर्ष हो चुके थे। इस गांव के मुख्य निवासी दलित व पिछड़ी जाति के थे, किंतु प्रियंवदा का परिवार इस वर्ग का नहीं था। हम सब की मार्ग में आते जाते यदा कदा डॉक्टर सतीश से मुलाकात हो जाती, जो कभी डिस्पेंसरी जा रहे होते या कभी बच्चों को छोड़ने या लेने उनके विद्यालय जा रहे होते। उनके 2 बेटे थे, जिनकी आयु क्रमशः 9 वर्ष व 6 वर्ष की थी। डॉक्टर सतीश गौरवर्ण, इकहरे शरीर, लंबे कद के आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके दोनों बच्चे भी उनके जैसे ही थे। वे जब भी मिलते तो हम अभिभावकों का सम्मानपूर्वक अभिवादन करना न भूलते। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। विद्यालयी समयानुसार सत्र दर सत्र वर्ष भी व्यतीत होते जा रहे थे। इधर 4-5 वर्षों में यह छोटा सा गांव रामाश्रय का पूर्वा विकास की तरफ अग्रसर होता जा रहा था। शहरों की भांति यहाँ भी सब कुछ निर्मित होता जा रहा था। बड़े बंगले, फ्लैट्स, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, मोबाइल, कंप्यूटर, साइबर कैफे, मार्ग के दोनों तरफ होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट से लेकर घर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनरल मर्चेंट, कपड़े, पुस्तकें, यानी प्रत्येक वस्तु की दुकान खुल चुकी थी। यहाँ के रहने वाले मूल ग्रामीण निवासी, जो कुछ वर्षों पूर्व पैदल चला करते थे, वे अब मोटरसाइकिलों पर फर्राटे भरने लगे। देखते देखते यह सीधा साधा गांव आधुनिक हो गया। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व की बात है। मैं कॉलेज में ही थी कि डॉक्टर सतीश के निधन के दुखद समाचार ने हम सबको विचलित कर दिया। उस दिन बिजली चली गई थी। डॉक्टर सतीश डिस्पेंसरी में बैठे थे। उनके साथ उनके मरीज भी गर्मी व उमस से बेहाल होने लगे। जैसा कि लोगों ने बताया कि इन्वर्टर में कुछ खराबी आ जाने के कारण डॉक्टर सतीश उठकर इन्वर्टर में पानी डालने लगे। उसी बीच अचानक बिजली आ गई तथा डॉक्टर सतीश उसकी चपेट में आ गए। आसपास के लोग जब तक घटना को समझते व बचाव में दौड़ते, तब तक डॉक्टर सतीश की मृत्यु हो चुकी थी। वो जुलाई माह का अंतिम सप्ताह था। इस दुखद घटना के घटते ही उनके घर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी इस घटना से व्यथित थे। मैं व मेरे कॉलेज के सभी सहकर्मी शोक संवेदना प्रकट करने उनके घर गए। हम प्रथम बार उनके घर गए थे। हम ही क्यों, गांव के अधिसंख्य लोग प्रथम बार उनके घर गए थे। वह घर के अन्य सदस्यों को पहली बार देखा था। उन अन्य सदस्यों में थी उनकी पत्नी व उनकी छोटी बहन। उन सब का हृदय विदारक रुदन सुनकर सबकी आंखें नम थीं। मैंने डॉक्टर सतीश की पत्नी प्रियंवदा को उसी दिन प्रथम बार देखा था। उस समय मैंने गांव के कुछ सीधे साधे लोगों द्वारा प्रियंवदा को देखकर आपस में चर्चा करते सुना था कि क्या ये भी डॉक्टर साहब की छोटी बहन है? कौन है ये? उनकी पत्नी कहाँ है? यह ज्ञात होने पर कि उनकी पत्नी यही हैं, सब आश्चर्य कर रहे थे। आश्चर्य हो भी क्यों ना। अत्यंत युवा सी, लंबी पतली, कुंदन की भांति गौरवर्ण, खूबसूरत नाक नक्श व सलवार सूट पहने प्रियंवदा कहीं से भी 2 बच्चों की मां नहीं लग रही थी। इस आकस्मिक आई विपत्ति के पहाड़ तले दबकर वह करुण रुदन कर रही थी। वह बार बार बेसुध हो रही थी। उसकी लंबी पहाड़ सी जिंदगी व 2 बच्चों की जिम्मेदारी, कैसे कटेगा उसका जीवन? हम सब उसके विषय में सोचकर दुखी हो रहे थे। वह उस पर हुए प्रकृति के इस निर्मम प्रहार से बेबस थे। समय दुखों पर मरहम लगाने का काम अवश्य करता है, किंतु वह ठहर कर या पलट कर हमें देखने का प्रयत्न कभी नहीं करता कि हम किस हाल में हैं। वह तो हमें हमारे हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है, अपनी गति से चलता रहता है। समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। प्रियंवदा कैसे रह रही होगी, कैसे जी रही होगी,
उसकी रातें, उसके दिन कैसे व्यतीत हो रहे होंगे, इन बातों का उससे क्या लेना देना। शनैः शनैः इस घटना को घटित हुए लगभग 4 माह व्यतीत हो गए। इन 4 महीनों के पश्चात प्रथम बार प्रियंवदा हमारे विद्यालय आई। अवसर था विद्यालय के वार्षिकोत्सव का। गांव के संभ्रांत लोगों को विद्यालय की ओर से आमंत्रित किया गया था। विद्यालय के प्रांगण में मेहमानों के लिए लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी खींचकर बैठ गई चुप सी। वह अत्यंत दुबली लग रही थी। मुरझाया पीला सा चेहरा व भावशून्य आंखों से हम सबकी तरफ देख रही थी। कुशल क्षेम पूछने पर एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए उसने स्वीकृति में सिर्फ सिर हिलाया था। उसे देखकर मेरा हृदय विषाद से भरता जा रहा था। इतनी कम उम्र, साथ में 2 छोटे बच्चे, कैसे कर पाएगी वह अकेले बच्चों का पालन पोषण? कैसे रहेगी वह विकृत मानसिकता वाले लोगों से भरे इस समाज में? कैसे रह पाएगी? जब तक प्रियंवदा मेरे समक्ष रही तब तक मेरा हृदय इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों के साथ जूझता रहा। समस्त कार्यक्रमों की समाप्ति तक प्रियंवदा कॉलेज में ही बैठी रही। अधिकांश अतिथियों के जाने के पश्चात जब व्यस्तता कुछ कम हुई तो मैं प्रियंवदा के पास जाकर बैठ गई। प्रियंवदा ने बताया कि डॉक्टर सतीश की छोटी बहन, जो पहले उनके साथ रहती थी, 2 माह पश्चात उसके ब्याह की तिथि तय हो गई है। यह कहते कहते उसके नेत्रों से अश्रु छलक आए। आगे वह पुनः बोली, किसी के होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के कार्य व्यापार तो चलते ही हैं। उनकी कमी तो सिर्फ मैं व उनके बच्चे ही अनुभव कर रहे हैं। कहकर वह चुप हो गई। कुछ समय और बैठने के पश्चात वह चली गई, किंतु जाते जाते पुनः मेरे समक्ष अनेक अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर गई। डॉक्टर सतीश की डिस्पेंसरी अब बंद रहती। प्रियंवदा यदा कदा हमें दिखाई दे जाती। समय व्यतीत होता जा रहा था। शनैः शनैः इस घटना को व्यतीत हुए 1 वर्ष हो गए। काफी अरसे पश्चात एक दिन प्रियंवदा मिली। वह बच्चों के स्कूल से अभिभावक मीटिंग में उपस्थित होकर लौट रही थी। प्रियंवदा बताने लगी कि बच्चों को लेकर शहर में रहने लगी है। वहां उसने किराए का एक छोटा सा मकान ले लिया है। मेरे यह पूछने पर कि यहाँ उसका अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए का छोटा सा मकान लेने की क्या वजह हो गई? यद्यपि यह व्यक्तिगत सा प्रश्न पूछना मुझे नागवार लग रहा था, किंतु प्रियंवदा मुझसे थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थी तथा अपने हृदय की बातों को कभी कभी मुझसे साझा करने लगी थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने जो कुछ बताया उसका आभास तो मुझे कुछ कुछ था, किंतु दिनों दिन होती जा रही हमारी भौतिक प्रगति के साथ हमारे नैतिक मूल्य कितने नीचे गिरते जा रहे हैं, इस बात का आभास मुझे प्रियंवदा की बातों को सुनकर उस दिन हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे हम सभ्य समाज के मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि किसी जंगल में आदमखोर पशुओं के बीच रह रहे हों। उसने बताया कि दीदी, यहाँ गांव के लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। उनकी भेड़ियों सी घूरती आंखें, अश्लील फप्तियां, राह चलते मुझे रोककर बातें करना व हाल पूछने के बहाने पुरुषों का मुझे स्पर्श करना, मैं किस प्रकार यहाँ रह पाती? यहाँ ये जो संभ्रांत लोग रहते हैं, वे मेरा हाल पूछने के बहाने मेरे घर तक आए व मेरे साथ अशोभनीय व्यवहार करने का प्रयत्न किया है। मैं क्या करती दीदी? शहर में लोग मेरी विवशताओं से अनभिज्ञ हैं। वे मेरी विवशताओं का लाभ तो नहीं उठा पाएंगे। कहकर वह चुप हो गई। उसके सूने नेत्र आसमान में कुछ ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। कदाचित पुराने सुनहरे दिन। कुछ देर रुकने के पश्चात वह चली गई। प्रियंवदा से मेरी मुलाकात यदा कदा होती रहती। उसने यहाँ का घर किराए पर दे दिया था। एक दिन मिलने पर उसने बताया कि उसका बड़ा बेटा मानसिक रूप से परेशान रहने लगा है। डॉक्टर ने बताया है कि वह अवसाद से पीड़ित हो गया है। उसका इलाज चल रहा है। वह अपने पापा को हर समय याद करता है। समझदार जो है,
आगे वह बताने लगी कि घर में संपत्ति संबंधी परेशानियां भी आने लगी हैं। मेरे ससुराल वाले समझते हैं कि मैं डॉक्टर साहब के हिस्से की संपत्ति लेकर कहीं और चली जाऊंगी। जब घर के लोग ही गलत सोचते हैं तो बाहर वाले मेरी भावनाओं की कद्र क्यों करेंगे? वे मेरे लिए अच्छा क्यों सोचेंगे? समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। दिन रात ढलते ढलते ऋतुएं भी परिवर्तित हो रही थी। इस नैसर्गिक परिवर्तन के साथ यदा कदा हम भी परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ माह और व्यतीत हुए, कदाचित 5 या 6 माह। एक दिन प्रियंवदा मुझसे मिलने कॉलेज आई। कुशल क्षेम के आदान प्रदान के पश्चात उसने बताया कि उसके घर का किराएदार उसे कई माह से घर का किराया नहीं दे रहा है। उसे अकेली जानकर परेशान करता है। आगे उसने बताया कि उसके साथ उसके कोई परिचित आए हैं। बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं थी, सोचा कि आपसे मिलती चलूं। कहकर प्रियंवदा चुप हो गई। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात प्रियंवदा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दीदी, पिछले माह मैंने विवाह कर लिया है। आप कह सकती हैं कि करा दिया गया है। ससुराल के लोग यह सोचते थे कि मैं उनकी संपत्ति लेकर कहीं और न चली जाऊं, इसलिए उन्होंने अपने ही रिश्तेदार के साथ मेरा विवाह करा दिया। वो विधुर हैं तथा उम्र में मुझसे बड़े हैं। मैंने उत्सुकतावश अपने कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ देखा। जैसा कि प्रियंवदा ने अभी अभी बताया था कि उसके साथ कोई आया है। मेरे हृदय में यह स्वाभाविक सी उत्सुकता जागृत हुई कि शायद साथ में आया व्यक्ति ही वो है जिससे प्रियंवदा ने अब विवाह किया है, और मैं भी देखूं कि वह कैसा है। बाहर विद्यालय के मुख्य गेट के पास मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने प्रियंवदा से इशारों में पूछा कि क्या यही वो व्यक्ति है। प्रियंवदा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। प्रियंवदा की बातें सुनकर मैं अचंभित रह गई। मैं अचंभित इसलिए नहीं थी कि प्रियंवदा ने दूसरा विवाह कर लिया था। यह तो अच्छी बात है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता था कि उसका विवाह डॉक्टर सतीश से कम उम्र में ही हो गया था। मैंने प्रियंवदा के चेहरे की तरफ देखा। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी व मांग में सिंदूर की लालिमा दिखाई दी। ये सारे सुहाग चिन्ह होने के पश्चात भी मुझे प्रियंवदा वैसी ही लग रही थी जैसी इससे पूर्व मिलने पर लगती थी। आंखों में गहराई तक उदासी भरी व निस्तेज चेहरा। मुझे प्रियंवदा के दूसरे विवाह से नहीं, बल्कि विवाह के कारणों को लेकर समाज के सोच पर हैरानी हो रही थी। संपत्ति के लिए उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध करा देना कहाँ तक उचित था। काश वे उसका विवाह एक प्रौढ़ व्यक्ति से न कर हमउम्र व्यक्ति से व प्रियंवदा की सहमति से करते, जो उसको भावनात्मक सहयोग व बच्चों को पिता तुल्य संरक्षण देने के लिए तत्पर रहता। फिर वो विधुर ही क्यों न होता। प्रियंवदा उस दिन मुझसे बहुत सी बातें करना चाह रही थी। वह बताने लगी, दीदी, समाज चाहे जितना भी विकसित हो जाए, विकास के नाम पर भौतिक सुख सुविधाएं जुटा ले, नारी के नाम पर उसकी सोच आज भी वही है। आदिम, असभ्य, जंगली। पुरुषों के लिए नारी सिर्फ एक देह है, भोग्या है। पढ़ा लिखा समाज सभ्य और शिक्षित होने का चाहे जितना भी ढोंग कर ले, आदर्श की बातें कागजों पर लिख ले, पुस्तकों में पढ़ ले, यथार्थ में मनुष्य आज भी असभ्य है। प्रियंवदा मेरी ओर देखकर अपनी बातें मुझसे कहती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा मन कसैला होता जा रहा था, हृदय बोझिल होता जा रहा था। दीदी, क्या सतीश का स्थान कोई और ले पाएगा? दीदी, ऐसा क्यों है? लोग समझते हैं कि शरीर की भूख मिटाने के लिए मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, किंतु ऐसा नहीं है। मुझे स्वयं से घिन आती है। उन रातों को मुझे सतीश ही याद आते हैं। मुझे अपने इस शरीर से घृणा है। मैं शरीर की भूखी इस दुनिया की दृष्टि से दूर इस नारी देह को लेकर कहाँ जाऊं? प्रियंवदा की ये बातें सुनकर मेरे अंदर कुछ टूटता जा रहा था।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसे कैसे और क्या समझाऊं, कैसे उसे सांत्वना दूं। क्या मैं नहीं जानती समाज में नारी की स्थिति, नारी होने का दर्द, अभिशप्त नारी जीवन की सत्यता। मैं अनभिज्ञ तो नहीं। मेरे हृदय की पीड़ा पिघलकर अश्रु के रूप में परिवर्तित हो उठी। वह नेत्रों से बहने लगी। मैंने प्रियंवदा का हाथ पकड़कर सांत्वना देने का प्रयत्न तो किया, किंतु कह कुछ न सकी। प्रियंवदा जाने के लिए तत्पर हो उठी। उसका हाथ पकड़े हुए मैं कॉलेज के गेट तक आई। प्रियंवदा जा रही थी। मैं उसे जाते हुए देर तक देखती रही। प्रियंवदा चली जा रही थी, धीरे धीरे धीरे, अचंभित सी, अनजाने अनचिन्हे पथ पर अकेली। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।